एक्सपेंड करती है, फैलती है ना। और क्या होती है बताइए, डक्टिबिलिटी होती है ना। हाँ, घनता का गुण होता है। लेकिन क्या केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है? अगर हम कहते हैं कि प्लस चार्ज वाले मेटल है, मुख्य इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, मुख्य इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट पहली बात है क्या, मेटल है कि नॉन मेटल? बताओ ग्रेफाइट क्या है? हाँ, तो ज़्यादा होता है तो मेटल है कि नॉन मेटल? वही इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कहीं कहीं फिजिक्स की डेफिनेशन फेल हो जाती है। जैसे अब कार्बन का जो डायमंड फॉर्म है वो क्या है, इंसुलेटर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। और जो कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो क्या अब कार्बन की दो एक को माने हम कि मेटल है, एक को नॉन मेटल है? बताइए, कार्बन की दोनों टाइप है ना। तो अब केमिस्ट्री एग्जैक्ट सेपरेशन बताता है। अगर जो है कई चीज़ों पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन डिपेंड करता है ना। तो जो मेटल होते हैं, द एलिमेंट विच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन, जो लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, त्याग देने का गुण होता है। यही तो मैंने हाँ, त्यागने का गुण होता है मेनली, लेकिन कार्बन में इलेक्ट्रॉन को गेन करने का गुण है ना। फिर उसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे ग्रेफाइट और उसकी भी बात करते हैं, वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं। ग्रेफाइट में जो कार्बन है टेट्राहेड्रली ऐसे अरेंज है, कार्बन टेट्राहेड्रल के फॉर्म में इस तरह से ऐसे बहुत ज़्यादा डेंसिटी इसकी ज़्यादा है। चार के चारों इलेक्ट्रॉन कार्बन के सब बाउंडेड हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। जैसे आप केक में देखते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हाइड्रोजन से शेयर्ड होते हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना। ये केस है डायमंड का, है ना। तो इसमें यही कंडीशन होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा कठोर है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडीशन नहीं होता। लेकिन जब बात करते हैं ग्रेफाइट को, डायमंड को लगभग 2500 डिग्री टेम्परेचर पर लगातार लगभग 24 घंटा हीट करिए, तब जाके ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है और उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और स्ट्रक्चर इस तरह का हो जाता है, प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर हेक्सागोनल में कन्वर्ट हो जाता है। आप ग्रेफाइट पेंसिल देखा होगा ना आपने, जो पेंसिल का ग्रेफाइट है समथिंग इस टाइप के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है और लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ बताइए, यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं डबल बॉन्ड में आप कहते हैं एक सिग्मा होता है, दूसरा वाला कौन सा बॉन्ड होता है, पाई, है ना। यहाँ ग्रेफाइट का जब स्ट्रक्चर बनता है हेक्सागोनल हो जाता है, और डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर। जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रिसिटी देते हो ग्रेफाइट पे, ये जो पाई बॉन्ड होते हैं एक्सोसाइक्लिक, जो रिंग के बाहर है उन्हें कहते हैं एक्सोसाइक्लिक पाई बॉन्ड, है ना। और जो रिंग के अंदर है उन्हें कहते हैं एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड, है ना। तो वैसे भी देखिए, जैसे आप कहते हैं ना डबल बॉन्ड जब होता है तो इसमें आसानी से एडिशन रिएक्शन हो जाती है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे एटम का एडिशन हो जाता है ना। क्यों यही बॉन्ड ब्रेक होता है, क्योंकि अब इसके बैलेंसिंग में आपने पढ़ा होगा कि जो पाई बॉन्ड आर फॉर्म ड्यू टू पार्शियल ओवरलैपिंग। इस तरह से जब ओवरलैपिंग होता है पी ऑर्बिटल की, इस तरह से टचिंग, तो कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। और जो सिग्मा बॉन्ड बनता है ड्यू टू हेड ओवरलैपिंग, ऐसे ओवरलैपिंग होता है एसएस ऑर्बिटल का, या एक एस एक पी के साथ ओवरलैप करे हेड टू हेड, इस तरह से मैपिंग ना, चेन जैसे लड़ियाँ जुड़ती हैं दूसरे से, या दो पी ऑर्बिटल हेड टू हेड अगर ओवरलैप करते हैं तो भी ये कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। तीन कंडीशन में सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड आर मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, है ना। तो पाई बॉन्ड कहने का मतलब है थोड़ा सा एनर्जी दीजिए ब्रेक हो जाता है ना। ऐसे बताइए, जब आप टेम्परेचर देंगे ग्रेफाइट में, इसका पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के इस पर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, और फिर चारों ओर सर्कुलेट करने लगते हैं। और इलेक्ट्रॉन का फ्री होना है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ना। तो इसलिए इसमें आप ये अगर केवल बात करेंगे कार्बन की, एलिमेंट कार्बन क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है, आप कहेंगे नॉन मेटल है।
क्या है, नॉन मेटल। और ये बात करेंगे जैसे एक होते हैं सिलिकन, जर्मेनियम, है ना, मेनली सिलिकन, जर्मेनियम, टेलुरियम, ये सारे एलिमेंट ये सब मेटल है। क्या है बताइए, ना तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ना तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और मैं अभी आपको सॉलिड स्टेट में पढ़ाया जाएगा, आपको बताया जाएगा, एक पढ़ाया जाएगा बैंड थियरी ऑफ मेटल। तो उसमें जैसे सपोज दैट ये लोहे की राड है, आप कहते हैं इसमें आयरन 2+ फॉर्म में है, ऐसे 2+ फॉर्म में है सब में, तो पहली चीज़ इसमें रिपल्सन नहीं होता, और रिपल्सन क्यों नहीं हो जाता, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करती है लोहे की राड, ये है ना। तो बैंड थियरी ऑफ मेटल कहता है कि ये रिपेल इसलिए नहीं करते, एक छोटे से एरिया में बहुत सारे आयंस होंगे उसके, आयरन के या 3+ में या 2+ में, तो सेम चार्ज होने का रिपल्सन क्यों नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन सी कॉन्सेप्ट दिया गया था, सॉलिड स्टेट में बड़ा बताया गया था कि जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो ये कहीं निकल के चले नहीं जाते, बल्कि इन्हीं के चारों ओर ऐसे 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 क्या करते हैं, सर्कुलेट करने लगते हैं, है ना। तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव उस एरिया में बना रहता है ना। तो उस एरिया में जब बना है, देखिए इसी के चारों ओर सर्कुलेट करने लगे, और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, आप जानते हैं, है ना। जब सर्कुलेशन होने लगता है, इसीलिए इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना रहता है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक क्या करने लगती है, फ्लो करने लगती है। और ऐसा लगता है कि ये जो आयन होते हैं, जब पॉजिटिव होता है, तो कल आपको बताया गया है, जब पॉजिटिव आयन होते हैं उसका साइज छोटा हो जाता है, कल मैंने बताया था ना। पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं, या तो उनका सेल खत्म हो जाता है, या तो उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं जो ENC को बढ़ा देते हैं और रेडियस को घटा देते हैं, है ना। यही बात मत करो जी, अभी तो मैं खड़ा करूँगा, पूछूंगा। तो मतलब ये ऐसा लगता है जब इसको देखा जाता है ना, ऐसा लगता है जैसे समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है, इलेक्ट्रॉनों का सागर है, और उसमें ये आयन डूबे हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट कहा गया इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, है ना, सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं। और एक बैंड थियरी ऑफ मेटल कहता है कि जो एनर्जी लेवल उसमें बैंड होते हैं, कंडक्शन बैंड होते हैं, है ना, और बैलेंस बैंड होते हैं। जब इनमें सेपरेशन जो ये दो बैंड है, मान लीजिए अब यहाँ पे कंडक्शन बैंड है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहता है, और ये गैप बहुत ज़्यादा है, जिसे कहते हैं फॉरबिडन गैप। क्या कहा जाता है, फॉरबिडन गैप। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो वो बन जाता है इंसुलेटर। क्या बन जाता है, इंसुलेटर, है ना। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में है तो बन जाता है सेमी कंडक्टर, और इससे भी कम है, यानी जैसे बैंड एक दूसरे के ओवरलैप करें, जैसे एक ऊपर एक लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, यहाँ फ्लो हुआ, यहाँ से फ्लो हुआ, यहाँ फ्लो हुआ, एक दूसरे को क्या करें, ओवरलैप करते हो, एक दूसरे के ऊपर ऐसे सेट हो, और एनर्जी गैप बहुत कम हो, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से एक लेवल से दूसरे लेवल में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाएंगे इलेक्ट्रिक, और ये फिर कहलाता है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बैंड थियरी ऑफ मेटल कहती है ना। तो बहुत सारी थियरियां हैं जिसमें किसी भी एलिमेंट को, अब जैसे इसमें देखिए, इसमें स्ट्रक्चर का ऐसा है, इसके स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड मूव करने लगा, हल्का था, ब्रेक था, आसानी से ब्रेक किया जा सकता है, और टूट गया, है ना, और टूट गया तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, फ्री हो गए। तो एलिमेंट वो मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल, और सब मेटल भी हो सकता है। सब मेटल होने के लिए क्या, ये एनर्जी गैप कम होना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यदि कम है तो नॉन मेटल। सेमीकंडक्टर भी आपने पढ़ा होगा, 2 टाइप का होता है, एन टाइप एंड पी टाइप, है ना। डोपिंग नाम सुना है, डोपिंग आप लोगों ने, डोपिंग माने कुछ मिला देना। कभी जो ये धावक होते हैं, उसेन बोल्ट का नाम सुना है ना, बहुत सारे ऐसे धावक होते हैं उनका पदक छीन लिया जाता है ना। अगर वो नार्कोटिक टेस्ट में डोपिंग टेस्ट कहते हैं, डोपिंग, है ना, उनकी बॉडी को चेकअप कराया जाता है। अगर वो केमिकल खा करके दौड़ रहे हैं तो कुछ ऐसे केमिकल होते हैं कि आपकी एनर्जी को आधे घंटे 1 घंटे बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, आपको थकान महसूस नहीं होगी। अगर ऐसा करके आपने रेस जीता है, तो अगर ये पता चल गया नार्कोटिक टेस्ट में, उसे डोपिंग टेस्ट कहते हैं, तो आपका पदक तक छीन लिया जाता है ना। तो यहाँ डोपिंग से मतलब है कि हमने उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं। जैसे एन टाइप का है, मीन्स नेगेटिव टाइप का सेमीकंडक्टर है एन टाइप का। एन टाइप क्या होता है, जैसे एल्युमिनियम ग्रुप 13 का एलिमेंट है 283, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस वाले टॉपिक में मैं आपको आप लोग पीरियड और ये आवर्त और वर्ग निकालना जानते हैं,
पीरियड और ग्रुप किस ग्रुप का एलिमेंट है या किस पीरियड का एलिमेंट है जानते हैं? बोरबरी लॉ अच्छे से पढ़ा है? बोरबरी के कितने लॉ थे? जैसे ये हम कहते हैं कि 11 में फिलिंग करते हैं 2, 8, 7, 3 एंड सो ऑन ऐसे भर देते हैं। इनमें किस रूल का फॉलो होता है? बोरबरी का। बोरबरी का नियम क्या था बताइए? पहले में 2, फिर दूसरे में 8, फिर तीसरे में। कौन सा रूल था? रूल के फॉर्म में बताओ। एवरी सेल कंटेन 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स। पढ़ा है? 2n पहला रूल था, लेकिन एक्चुअली में इन्होंने 4 रूल दिया था। बोरबरी के 4 नियम थे। पहला नियम डोमिनेंट माना जाता है कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में 2n स्क्वायर से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, और इससे बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं। अभी हम ये थोड़ा सा इसको बता दें, उसके बाद फिर वो लिखवा देता है, क्योंकि पीरियड और ग्रुप भी पूछता है इसमें एग्जाम में। कि पता चला कि आपको लेड किस ग्रुप का एलिमेंट है, इसका पीरियड और वर्ग बताइए, है ना? आवर्त और वर्ग बताइए, है ना? अच्छा एक बात बताइए, पीरियोडिक टेबल का नाम पीरियोडिक टेबल क्यों पड़ा? पता है किसी को? वाई दिस टेबल इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल? मैं जीआईसी का इंटरव्यू देने गया था उत्तराखंड में, तो मुझे कहा गया था कि एक आप लोगों ने साड़ी टेबल पढ़ी होगी और पीरियोडिक टेबल कहते हैं। पीरियोडिक टेबल का नाम पीरियोडिक टेबल क्यों है? व्हाट इट मीन्स ऑफ पीरियोडिसिटी? मतलब रिपीटेशन होता है। हाँ, रिपीटेशन किसका? सेम प्रॉपर्टी का रिपीटेशन। किसने कहा था पीरियोडिसिटी? किसने? हाँ, कुछ जो बता रहे हैं मेंडलीफ ने, है ना? मेंडलीफ समय 16 एलिमेंट उस समय नॉन हो चुके थे, है ना? इन्होंने बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के क्रम में इनको बैठ जाएगा। तो अब 2 चीज़ें पूछी गई थी। वाई बीकर इज कॉल्ड बीकर? बीकर मतलब कभी कभी इंटरव्यू में ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं बहुत सरफेस लेवल की। आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, सब कुछ जान रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी नहीं जानते कि मतलब वो जानते हैं ये सब्जेक्ट में तो ये पढ़ के आया हुआ है, कुछ इससे अलग हट के पूछे, है ना? तो बीकर को बीकर क्यों कहते हैं पता है किसी को? बीकर लैब में टेस्ट किया होगा ना, ऐसे ऐसे थोड़ा सा निकला होता है, पानी गिराते हैं ना, फिल्ट्रेशन करते हैं। बीकर को बीकर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज जस्ट लाइक बीक लाइक अपरेटस। उसका जैसे चिड़िया की चोंच निकली होती है, बीक माने क्या होता है? चोंच। तो चोंच जैसा उपकरण है, इसीलिए उसका नाम क्या है? बीकर है ना? और ये जो पीरियोडिक टेबल है, तत्वों के गुण प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट एक निश्चित इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं, है ना? जैसे देखिए इधर जब आप लिथियम बात कर, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ नियॉन, देन तुरंत आ जाता है यहाँ पर फिर क्या? सोडियम। अब पहले जो है एक न्यूलैंड साहब थे, उन्होंने अष्टक नियम दिया था। उन्होंने कहा था पीरियोडिक टेबल में आने वाला हर 8वां तत्व अपने पहले वाले तत्व से गुणों में क्या सिमिलरिटी शो करता है? समानता। जैसे लिथियम का गुण इसके द्वारा दोहराया गया, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वां है ना? लेकिन फिर इसके बाद सोडियम का गुण किससे दोहराया जाएगा? पोटेशियम। तो इनकी एक फैमिलियां बन जाया करती हैं, एक परिवार। जैसे क्षार धातु एल्कली मेटल है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है, बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, सब 11th में, यहाँ तक कार्बन फैमिली तक आप 11th में पढ़ते हैं, है ना? फिर यहाँ से इंटरफाइनल शुरू होता है, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, इनर्ट गैसेस, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट, है ना? और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सीरीज है उधर का। पी ब्लॉक और 12 कम से कम 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट करती है, इसीलिए इसका नाम, और उस गुण को कहते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी एक ही जगह नहीं होती, दैनिक जैसे क्लासों में भी होती है। जैसे एक निश्चित इंटरवल के बाद आज मेरा फिर लेक्चर लगा है, मेरा कहते हैं ना आज केमिस्ट्री का पीरियड है कि नहीं? जो एक निश्चित इंटरवल के बाद आ रहा है, इसी समय पर सेम टाइम पर फिर यही लेक्चर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो हमारे लेक्चर की भी क्या हो रही है? पीरियोडिसिटी हो रही है ना? तो जो चीज़ एक निश्चित इंटरवल के बाद आए उसे पीरियड शब्द से पीरियोडिसिटी बना हुआ है ना? तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ये भी है कि आप पीरियड और ग्रुप कैसे निकालते हैं। इसके लिए आप पढ़ते हैं, लिख लीजिए जरा, बोरबरी लॉ, BOHRS, बोरबरी लॉ।
बोरबरी लॉ। इस नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस लॉ किसी भी तत्व की बाह्यतम कोश में 2n² से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। 2n² से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। According to this law, every cell contains 2n² electrons. हाँ, 2n² से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। हाँ, every one cell contain 2n² electron. Every one cell contain 2n² electron. देखिए पहले if n equal to 1 then 2 into 1 का स्क्वायर 2 क्यों 2 into सेल नंबर 2 है देखिए 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2 into 3 का स्क्वायर 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं एंड सो ऑन ऐसे भरते चले जाएंगे। फर्स्ट रूल ये कहता है कि 2n² से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते जहाँ n क्या है नंबर ऑफ सेल है। फर्स्ट सेल n equal to 1। पहली कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा कितना रख सकते हो 2, दूसरी में 8 18 ऐसे 32 50 ऐसे आएगा है ना। सेकंड लॉ किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 8 The outermost cell of any element contain 8 इलेक्ट्रॉन। किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तथा उससे पहले वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। उससे पहले वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। द आउटरमोस्ट सेल कंटेन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एंड इनर सेल कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है हाँ पूरा पहली बार तो दोनों पहले हिंदी में तो बोल रहा हूँ आप लोग हिंदी वाले ज़्यादा तो पहले हिंदी बोल रहा हूँ है ना। मतलब पूरा एक बार डेफिनेशन हिंदी से बोल दिया फिर मतलब जैसे ये पूरा इंग्लिश फिर दोबारा से पहले हिंदी चाहते हो कि इंग्लिश या मतलब एक लैंग्वेज में बोल दी जाए जान से बोल अरे दोनों में लिख लो यार क्या दिक्कत है। इंग्लिश में थोड़ा कंसाइज हो जाता है शार्ट हो जाता है ठीक है ना। तो इंग्लिश में पहले बोल हाँ चलो ठीक है सर इंग्लिश वाला रिपीट कर दीजिए। चलो एवरी सेल द आउटर मोस्ट सेल कंटेन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एंड इनर सेल कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन। इनर सेल का मतलब जस्ट पहले है ना। इनर सेल कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ऐसा रूल है तो लेकिन बट जो सबसे बाहरी कक्षा होगी उसमें मैक्सिमम हम कितना डाल सकते हैं 8 और उसके जस्ट पहले कितना रख सकते हैं ऐसा नहीं 32 यहाँ भर दें और इसमें 8 भर दें है ना। जस्ट इनर सेल में 80 ज़्यादा नहीं रख सकते और इसमें ज़्यादा। अब ध्यान रखिएगा कि जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वो स्टेबल मान लिया जाता है फिर अगली कक्षा स्टार्ट हो जाती है भले ही बाद में बैक आना पड़े समझ गए ना। हाँ अब नेक्स्ट रूल लिखिए जरा। किसी तत्व की बाह्यतम कक्षा में पहले हिंदी वाले पूरा लिख लीजिए। किसी तत्व की बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा तब तक नहीं रख सकते जब तक उसकी पिछली कक्षा पूर्ण रूप से भर न जाए। उसकी पिछली कक्षा पूर्ण रूप से भर न जाए। अभी बोले है ना। द आउटर मोस्ट सेल कंटेन not more than 2 electron when preceding cell is not completed. Preceding 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 cell do not completed
प्रीसीडिंग सेल मतलब जस्ट पहले वाली, ठीक है। अब आप देखिए कि क्या कह रहा है, आप बाहरी कक्षा में 2 से ज्यादा, आप देखिए रिस्ट्रिक्शन देखिए, मैक्सिमम कितना रख सकते हो 8, लेकिन एक कंडीशन है कि 2 से ज्यादा तब तक नहीं रख सकते, फिलअप कर सकते हो जब तक इसके जस्ट पहले वाली पूरी की पूरी भर ना जाए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल 2n² के हिसाब से, है ना। अब देखिए आप इसका यूज करिए इस लॉ को, और इस तरह इसका बेसिक बनेगा, बैलेंसिंग की बेसिक बनती है, किसी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, है ना, या प्रीसीडिंग सेल और दोनों को मिला के कितने हैं। कभी कभी क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉनों को जोड़ते हैं, घटाते हैं वर्ग और पीरियड निकालने के लिए, है ना। तो आपको मेनली 30 एलिमेंट तक भी अगर मालूम है तो मेनली उसी से पूछते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, पहला सेल, इसको मैं दे रहा हूँ KLMN, ये क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल से लिए गए टर्म है ना, कि फर्स्ट यानी कि न्यूक्लियस के बाद जस्ट जो पहली कक्षा स्टार्ट होती है, इसे K से, फिर L से, फिर M से एंड सो ऑन, है ना। तो हाइड्रोजन है तो फर्स्ट सेल में कितने बताइए, कितने इलेक्ट्रॉन 1, अकॉर्डिंग टू बोर, हीलियम 2 और लिथियम, अब देखिए 2 और 1 स्टार्ट हो गया। अब देखिए आउटर, जिसका पहला ही कोष लास्ट सेल हो और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये भी कहलाती है इनर्ट गैस। कौन सी गैस कहलाती है? इसको छोड़ करके बाकी इनर्ट गैस के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। केवल हीलियम ही ऐसा है कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब पहला ही सेल है, अब पहला इलेक्ट्रॉन, अब पहले ही सेल में 2 भर गए तो बोरबरी नियम के अनुसार उसका कोटा पूरा हो गया, है ना। अब वो बिल्कुल क्या हो गई, स्टेबल हो गई ना। और जो स्टेबल हो जाती है, जिसको किसी से लेने और देने की जरूरत नहीं पड़ती, ना तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ना तो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ऐसे एलिमेंट कहलाते हैं इनर्ट गैस या इनर्ट एलिमेंट। जैसे हीलियम क्या है, पहला इनर्ट एलिमेंट। और बताइए लिथियम बात क्या है, बेरिलियम ना, पहला 2, दूसरे में 2, है ना। बोरान है ना 2 3। अब देखिए यहीं से अगर आप ये सब कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा तो आपकी जो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं ना, तो तुरंत ऐसे आएगा, अच्छा बोरान सेंट्रल एटम है, ये देखिए ये 3 इलेक्ट्रॉन रखा, ये शेयरिंग किया, इस तरह स्ट्रक्चर बना, है ना। तो अब आयनों पे चार्ज जानेंगे तो केमिकल बैलेंस करने में, इक्वेशन बैलेंस करने में आसान होगा, है ना। तो ये सब चीजें इसीलिए चैप्टर में आपसे। बोरान, बोरान बात क्या है, कार्बन 2 4, देखिए कार्बन की बाहरी कक्षा में 4, नाइट्रोजन 2 5, ऑक्सीजन 2 6 और ऑक्सीजन के बाद क्या ये 7 आई 9, फ्लोरीन 2 7। ये देखिए नेक्स्ट एलिमेंट मिला 2 8, ये देखिए इनर्ट गैस, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, काटे तो बोरबरी दूसरे में 8 हो गया, ये भी कौन सी गैस है बताइए, इनर्ट गैस, है ना। अब देखिए जिन फैमिलियों में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम होते जाएंगे वो सेम फैमिली का होता जाएगा। जैसे देखिए लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है ना। अब जिसके आउटर मोस्ट में 1 आएगा वो उसी फैमिली का एलिमेंट होगा, है ना। अब वो आ रहा है देखिए नियॉन 10 हो गया। आप नेक्स्ट बताइए सोडियम ना, तो आप समझ सकते हैं 2 8 1, 3 सेल स्टार्ट, तो 3 सेल बन रहे हैं सोडियम में ना। अब बताइए अगर कहते हैं यहीं पे साइज की बात, क्लोरीन बड़ा है कि सोडियम, सोडियम बड़ा है ना। इसमें 3 सेल हैं और इसमें 2 सेल हैं ना। तो अब देखिए अब कहाँ पे अगला नियम रूल फॉलो होता है वो देखिएगा। अभी तक जस्ट पूरा रूल फॉलो हो रहा है पहला 2n² के अकॉर्डिंग, क्यों। अब देखिए मैग्नीशियम 12 होता है 2 8 2, एल्युमिनियम 13 होता है 2 8 3, सिलिकॉन 14 होता है 2 8 4, है ना। 15 फास्फोरस 2 8 5। बताइए सेम परिवार के एलिमेंट कहाँ मिल रहे हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस सेम फैमिली, है ना। कार्बन और सिलिकॉन सेम फैमिली, है ना। ऐसे फैमिली बनती है। निक्टोजन्स, नाइट्रोजन परिवार को निक्टोजन्स कहा जाता है, ऑक्सीजन परिवार को ऑन्कोजन्स कहा जाता है और देखिए फ्लोरीन क्लोरीन के परिवार को हैलोजन्स कहा जाता है। आपको मैंने ये भी बताया हैलोजन को हैलोजन क्यों कहते हैं, बताया था, बताइए हैलोजन को हैलोजन क्यों कहते हैं। तो उसके पीछे रीजन है, हैलोजन कहने के पीछे क्या रीजन है, हैलोजन को हैलोजन क्यों कहते हैं। एक ग्रीक वर्ड में, हाँ हैलो, ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। ये
RX, है ना? ये हो गया हेलो, ये हो गया एल्केन। हम इनऑर्गेनिक की बात करते हैं, हेलोजन तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। जब हेलो एल्केन की बात करोगे तब वो ऑर्गेनिक हो गया, एल्केन में हेलोजन जुड़ गया तभी ऑर्गेनिक फैमिली है। लेकिन अभी हम केवल इनकी बात फ्री स्टेट में कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड हेलोजन्स, है ना? क्यों कहते हैं हेलोजन? दे आर पार्ट ऑफ सैलाइन वाटर, यानी आपको पता है समुद्र के पानी में सबसे ज़्यादा लगभग 35% नमक घुला है। नमक का पानी क्या होता है? समुद्र का पानी खारा होता है ना, और उसी में सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में, सोडियम ब्रोमाइड के फॉर्म में, सोडियम आयोडाइड के फॉर्म में एक लैमिनेरिया नामक घास पाई जाती है समुद्र में, एल्गा है ना? उससे आयोडीन निकालते हैं, कहते हैं ना समुद्र के पानी से आयोडीन निकलता है, क्यारियों में इकट्ठा कर लेते, ज्वार भाटा आता है ना, फिर बनाया जाता है। तो एगार एक होता है, स्पीसीज होता है, एल्गा होता है, एगार है ना, ग्रेसिलेरिया स्पीसीज ना, बहुत सारे सबमर्ज एल्गी पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब वो प्लांट डूबे हुए तैरते हैं उसमें पानी में। कभी आप इलाहाबाद जाइए, जमुना का पानी देखिए, हरा हरा रंग दिखेगा आपको ना, तो पानी का रंग थोड़ी होता है वो, तो उसमें डिजॉल्व एल्गी है वो, है ना? कहते हैं लाल सागर, काला सागर, ये जो लाल सागर, काला सागर, इनका पानी थोड़ी है ऐसा, उनमें जो एल्गी तैरते हैं उसकी वजह से जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है उनसे, उनका रंग हमें ऐसा दिखता है ना? अदरवाइज तो फिर ये, और ये जो नमकीन खारा पानी है, इसके ये शब्द निकला है हैलस से। हैलस का मतलब होता है साल्टी, साल्टी माने नमकीन, है ना? इसीलिए हैलस शब्द से, क्योंकि ये ज़्यादातर हेलोजन इन्हीं कंबाइंड फॉर्म में सी में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, इसीलिए हैलस शब्द से इनका नाम क्या पड़ गया? हेलोजन, है ना? तभी आप बताइए इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन क्यों कह दिया गया? पता है इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया? इलेक्ट्रॉन की खोज करता तो बहुत जानते हैं आप लोग ना, जे थॉमसन ना। और लेकिन बताइए इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कहा किसने था? पता है? रदरफोर्ड ने यार प्रोटॉन की खोज किया था, न्यूक्लियस की खोज किया था, है ना? नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज बहुत भी होते हैं, फ्लोरीन पर भी होता है ना? नेगेटिव चार्ज वाले बहुत सारे आयन्स हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल था, जो पहला एलिमेंट जिस पे चार्ज सबसे मिनिमम था, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना मिनिमम चार्ज किसी भी पार्टिकल पे नहीं था। दे आर फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, किसी भी एटम के क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल है ना? फंडामेंटल आपको मैं बता दूं कि न्यूट्रॉन की क्या जरूरत होती है जब पॉजिटिव बराबर नेगेटिव। आप कहते हैं ना परमाणु उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब जितना प्लस उतना माइनस, तो फिर न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, तो न्यूक्लियस में क्यों रहता है? फिर प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव करता है, क्यों मूव करता है? इनका नाम ऐसा ही क्यों है? कभी सोचा है? किसी बुक में पढ़ा है? आवेश की बेसिक यूनिट माना जाता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, है ना? आधार इकाई माना जाता है ना। तो 1.6 इतना किसी भी पार्टिकल पर इससे कम चार्ज नहीं है, इसीलिए फर्स्ट इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल था। और इलेक्ट्रिकल शब्द से ही इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन, है ना? और इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम दिया था स्टोनी ने, ध्यान रखिएगा। खोज करता तो माने जाते हैं जे थॉमसन, नाम दिया था स्टोनी ने। स्टोनी गिव द नेम इलेक्ट्रॉन, है ना? और प्रोटॉन के बारे में बता दो, प्रोटो नामक वर्ड से निकला है। प्रोटो माने होता है प्रिमिटिव। आप बायोलॉजी वाले हैं, प्रोटोप्लाज्म शब्द सुना होगा, कभी सुना है कि प्रोटोप्लाज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले जो जीवन था उसमें जो हमको जो द्रव्य निकला है बॉडी से, है ना, सबसे पुराना, है ना, आप जानते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ समुद्र में हुई है। ओपेरिन कॉन्सेप्ट, ओपेरिन का सिद्धांत 7 चरणों में जीवन की उत्पत्ति हुई है। कोएसरवेट मिले थे, स्टैनले मिलर का प्रयोग एमिनो एसिड को सिंथेसिस किया था उन्होंने, है ना। तो बहुत सारे 7 चरणों में जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है समुद्र में, है ना। जो सबसे पहला आपका मैटर मिला, द्रव्य मिला, बॉडी के अंदर फ्लूइड मिला, सबसे पुराना होने के कारण उसको कह दीजिएगा प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म शब्द का यूज किया था हक्सले ने। यदि आप बायोलॉजी की बुक पढ़ते हैं, रमेश गुप्ता और वो पढ़ते हैं रमेश गुप्ता की बुक, और MP कौशिक हम लोग समय चलते थे, आप चल रहे कि नहीं? डॉक्टर MP कौशिक है, हाँ अभी चलती है।
अभी चलती है। अब तो और भी कोटपाल और त्यागी की भी बुक आ गई है, बहुत सिंगेज पब्लिकेशन की आ गई है, बहुत सारी बुकें आ गई हैं। हाँ बताइए। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सुबह? हाँ हाँ, वही अपने वाली चल रही है। हाँ नहीं, अभी 9:30 तक है। ठीक है, हाँ, आ जाएंगे नहीं? ओके। तो ये प्रोटो नामक शब्द जब जीवन की उत्पत्ति हो रही थी, सबसे पहला एलिमेंट जो गैसियस फॉर्म में था हाइड्रोजन था, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना? वाटर। और ये सब माना जाता है कि जैसे कहा जाता है पृथ्वी सूर्य का एक पार्ट था, बहुत गर्म हिस्सा था, और टूट के गिरा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण दूसरे एरिया में आ गया। इतना 3 करोड़ डिग्री सूर्य के इनर भाग का करोड़ का तापमान है, और लगभग 1 करोड़ डिग्री की आंधियाँ जो ऐसे ऐसे सन को दिखाया जाता है ना। इतना ज़्यादा गर्म पिंड है कि उससे किसी ग्रह के टकराने से पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है ना। कॉस्मिक थियरी, कई थियरियाँ दी गई हैं ना। तो उसने बताया था कि जब ये दोनों मिले, पानी बना, तो जैसे आप तवे पे, गर्म तवे पे पानी मारे और भाप बन के तरह उड़ जाता है ना, ऐसे हजारों लाखों वर्षों तक पृथ्वी पे जो है ऐसे बादल बनते रहे, बादल कंडेंस होते रहे, वर्षा होती रही, है ना। और यही रीजन है 3/4 पार्ट क्या है, पूरे मतलब वाटर है, और 1/4 पार्ट पर क्या है, अर्थ है ना। तो जहाँ पानी के डिविजन होता गया और फिर पानी बना, तो पानी में जीव उत्पन्न हुए। काई सबसे पहला एल्गी, जैसे दीवारों पे काई मानी जाती है, प्रथम जीव माने जाते हैं, है ना। तो फिर लीमर्स और तमाम और मानव का इतिहास सुना, खूब पढ़ा करिए। अब बायोलॉजी में ना कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ा करिए। मानव का इतिहास, एंथ्रोपोलॉजी अलग ब्रांच हो गई है। जैसे मानव के प्रकार भी होते थे, इस समय हम लोग स्पीसीज हैं क्रो मैग्नो मानव के, एडवांस होमोसैपियंस हैं हम लोग, है ना। हमारे जस्ट पहले कौन थे? क्रो मैग्नो, है ना। उसके पहले रामापिथकर, निएंडरथल मानव, कई मानवों की कई प्रजातियां हैं, है ना। ऐसे कपाल गुहा का आयतन से, इसके आयतन से डिसाइड किया जाता है कितने बुद्धिमान है वो, है ना। कपाल गुहा का आयतन बहुत कम। अंत में बता दूं, ये जो जैव विकास हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है, एवोल्यूशन ऐसी प्रक्रिया का दिमाग तो विकसित होगा, है ना, लेकिन ये अवशेषी अंग हो जाएंगे, बाल बाल कुछ दिन में गायब हो जाएंगे, भौहें गायब हो जाएंगी, इंसान छोटा होता जाएगा, है ना। पता चला बैगन को तोड़ने के लिए डंडी उठानी पड़े, है ना। वो समय ऐसा आएगा, लेकिन ब्रेन बहुत होगा, और जब ब्रेन बहुत होगा तो पृथ्वी का क्या होगा? फिर से विनाश, है ना। क्योंकि भौतिक सुविधा देखिए इतना टेम्परेचर है, 48-49 डिग्री पहुँच रहा है। सब लोग AC लगाएंगे, आराम तलब जीवन जिएंगे, तो प्रकृति हमको क्या कर देगी? नष्ट कर देगी, है ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बाय नेचुरल सिलेक्शन, चार्ल्स डार्विन कहते थे। जिएगा वही जो जीने के योग्य होगा, है ना। नेचुरल सिलेक्शन यानी प्रकृति वर्ण करेगी हमारा चुनाव, कि यदि स्टैमिना है मेरे अंदर तो हम जीवित रहेंगे, अदरवाइज प्रकृति हमारा विनाश कर देगी, है ना। इसलिए इन्वायरमेंट से इस समय योग का दिवस मनाया जा रहा है। देखिए योग रही है, दिनों दिन इंसान की लंबाई छोटी होती जा रही है। ये जो कहे जाते हैं रावण ने ये पहाड़ उठा लिया, राम जी ने इतने, उस समय जो युग था ना, बड़े लंबे लंबे मानव हुआ करते थे, है ना। तो उनका द्वापर त्रेता इतनी नेचुरल चीज़ें थी। आप सोचिए कि जो पुराने लोग थे, आज भी आप कहते बाबा दादा 100 साल जिंदा रहते थे, लेकिन आज की ओवरऑल लाइफ क्या है बताइए? 60 साल 65 साल है कि नहीं। तो उसका सब रीज़न है, पृथ्वी को हम बचा नहीं रहे हैं, हम मोटर चला छोड़ दे रहे हैं, पानी एकदम बह रहा है, इन्वायरमेंट पे हमारा कोई केयर नहीं है। अगर वन विभाग वाले पौधे ना लगाएं तो बताइए कोई अपने जन्मदिन में पौधा नहीं लगाता है ना। तो कम से कम जो बच्चे हैं उनको मोटिवेट भी करना चाहिए। हम लोग अभी अपने डाइट में प्रोग्राम कराते हैं, बच्चों से कहते हैं डाइट में फूल लगवाते हैं, क्यारियाँ, लेकिन यहाँ पे यहाँ की मृदा जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म मृदा है, तो उनका केयर नहीं हो पाता, तो पौधे सूख जाते हैं। हर साल लगवाते हैं, बस वही केवल दिखावेबाजी हो रही है ग्रुप में, है ना। रियल में आप एक पौधा लगाएं अपने जन्मदिन पर, और उसमें ब्रांच में लिखिए अपना नाम और उसकी सेवा करिए, उसको बड़ा करिए, है ना। तब देखिए कितना ऑक्सीजन देता है। आप कोशिश करिए पीपल और बरगद लगाने की, ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। ये दोनों पौधे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, बरगद और पीपल, है ना। और घरों में तुलसी छोटे पौधे हैं, उसके लिए पूजा पाठ के लिए लगाइए, लेकिन इन्वायरमेंट को सेव करने की जो है मुहिम चलाइए, है ना। तो तभी हमारा जीवन बचेगा, टेम्परेचर से हम बच पाएंगे। नहीं AC कूलर सब फेल हो जाएगा कुछ दिन में। AC कूलर सब ना कितनी उमस होती है देखिए, है ना। आप AC में रह कर के बाहर जरा निकल जाइए, ऐसा थपेड़ा जैसे आपके उस पर लग रहा है ऐसे, है ना। कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, प्रकृति से कैसे लड़ पाएंगे? आपको बाहर निकलना है, कोई AC लेके आपके पीछे तो घूमेगा नहीं, है ना। तो इसलिए लोग कहते हैं कूलर नहीं चलिए काम चल जाएगा,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 16 सल्फर, सल्फर है ना, सल्फर की बाहरी कक्षा में 6 है ना। हर परमाणु चाहता है कि हमारे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो मैं अस्थायी हो जाऊं, या तो हमारे बाहरी कक्षा में जो इसके नजदीक वाले हैं ये चाहते हैं कि हम इसकी जैसा बन जाएं, है ना। क्यों? क्योंकि ये क्या है, निष्क्रिय है, इसको किसी से न तो लेने की जरूरत है न तो देने की। हर परमाणु अपने निकटवर्ती अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करना चाहता है ना। और इसीलिए बनते हैं संबंध, और इन्हीं संबंधों को कहते हैं केमिकल बॉन्ड, है कि नहीं। केमिस्ट्री एकदम इजी वे में, क्यों, क्या, कैसे, दिमाग में चलता रहेगा, सब कॉन्सेप्ट बनता रहेगा। हर चीज तो घटना होती है अस्थायी तो होने के लिए, तो यही से बैलेंस ही होता है ना। अगर एक को पूरी तरह दे देने की जरूरत है, दूसरे को पूरी तरह ले लेने की, तो आयनिक बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? प्लस और माइनस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना। जब दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है, तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चलेगा और मेरे बिना तुम्हारा नहीं चलेगा, तब ऐसे कौन से बॉन्ड बनते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं ना। जब कोई एक बहुत बड़ा दानी हो कि मेरे पास तो है और मैं अपने दोस्त की थोड़ी सी मदद कर दूं, पूरी तरह नहीं, है ना, कि मैं मेरे पास 2 हैं और मेरा भी अष्टक इन्हीं दोनों से पूरा है, लेकिन अगर मैं पूरी तरह दे दूंगा तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। तो क्या काम करता हूँ, बीच में रख देता हूँ, उसका भी काम चले और मेरा भी। इस तरह के काम चलाओ बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है कि नहीं। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, वो बॉन्डिंग, तमाम प्रकार। बॉन्डिंग का मतलब क्या? रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? इलेक्ट्रॉनों का संबंध देने और लेने का, या तो आपस में साझेदारी करने का। पूरी कहानी केमिकल बॉन्डिंग इसी थाट पर है ना। कितना देता है, अब देखिए इनको जरूरत है, अब यहाँ देखिए सोडियम की जरूरत है देने की, सल्फर को जरूरत है लेने की। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल होगा। ये बनेगा पॉजिटिव, ये बनेगा नेगेटिव। सीधी सी बात है ना। चार्ज कैसे आते हैं, कितना आता है, वही तो शुरू होता है। हम सल्फर पे 2 माइनस क्यों रखते हैं? इसका स्टेबल चार्ज 2 माइनस है। हाँ, अब यहीं से बहुत सारी चीजें शुरू होती है। बताइए कितने कंपाउंड बनते हैं? S2S में इसका चार्ज लिखते हो तो 2 माइनस लिखते हो। वहीं सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में जब चार्ज निकालते हो तो बताओ, अब यहाँ भी हो जाता है +4, ये हो जाता है +6। अब देखिए चार्ज जब ये चेंज होता है, एक्चुअली ये बैलेंसी नहीं है, बैलेंसी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। बैलेंसी क्या होती है? जितना इलेक्ट्रॉन लेने या देने का प्रयास करता है। ये जो चेंज हो रहा है ये होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होता है उसका? ऑक्सीडेशन स्टेट, जो दूसरे एलिमेंट के बेस पर रखा जाता है कि अब इन दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कंपेयर की जाती है। कौन ज्यादा विद्युत ऋणी है, कौन ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, 2 माइनस, 2 ऑक्सीजन पे 4 माइनस, तो इस पर 4 प्लस आ गया, है ना। ये देखिए 6 माइनस आएगा तो इस पर 6 प्लस आ गया। तो मिनिमम -2 और मैक्सिमम सल्फर की क्या हो सकता है? +6। क्या संयोजकता में वृद्धि होगी तो क्या होगा? संयोजकता में वृद्धि नहीं, चार्ज में वृद्धि, है ना। जैसे चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन और चार्ज का घट जाना रिडक्शन, है ना। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और पॉजिटिव हो रहा है, ये प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन। अगर कॉपर 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, कॉपर न्यूट्रल में चेंज हो रहा है, ये प्रोसेस हो गया रिडक्शन। तो बताइए कितने इन्हीं से कॉन्सेप्ट से ओरिजिन होता है, इन्हीं से सीधे डायरेक्ट कनेक्ट हुए हैं ना। ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज, बैलेंसी, है ना। अब बताइए फिर से इनर्ट गैस मिलने जा रहे हैं, फिर से हैलोजन फैमिली। सल्फर बाद क्लोरीन है 2, 8, 7 और 18 आर्गन है। देखिए इनर्ट गैस 2, 8 और 8। ये देखिए अकॉर्डिंग टू बोरबरी लॉ कंप्लीट हो गया, है ना। किसी तत्व के बाहरी कक्षा में अधिकतम कितना रख सकते हो? 8। अब पिछली कक्षा में 18, लेकिन इतने इलेक्ट्रॉन थे नहीं, है ना। अब यहाँ से बोरबरी का तीसरा चौथा नियम फॉलो होता है। देखिएगा 19 पोटेशियम 2, 8 अगर हम 9 कर दें तो बताइए क्या प्रॉब्लम हो गई? सेकंड रूल डिस्टर्ब हो गया। बोरबरी का सेकंड रूल डिस्टर्ब हो गया ना। क्या कहता है? बाहरी कक्षा में मैक्सिमम कितना रख सकते हो? 8, और उसकी पिछली कक्षा में मैक्सिमम कितना रख सकते हो? 18। तो डिस्टर्ब हो गया रूल। इसका मतलब इट मीन्स हम 8 यहाँ रख करके स्टेबल सेल कर दें और अगली कक्षा हम क्या करते हैं? स्टार्ट कर दें, है ना। ये देखिए सेकंड रूल फॉलो बोरबरी का। हमने यहाँ 9 नहीं किया, है ना, यहाँ 8 किया और यहाँ देन क्या कर दिया? 1 बढ़ा दिया आगे। अच्छा यहाँ तक अभी यही रूल चलेगा। कैल्शियम
2, 8, 8 एंड 2। आउटर मोस्ट शेल ऑफ कैल्शियम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखिए फोर्थ लॉ कैसे स्टार्ट होता है स्कैंडियम से और शुरू होता है डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? अब यही से आप आफबा नियम पढ़ेंगे, एसपीटीएफ किस में पढ़ते हैं? आफबा रूल में पढ़ते हैं ना। वहाँ से फिर एसपीटीएफ में ब्लॉक डिसाइड होता है कौन सा। लेकिन देख बताइए 21 है स्कैंडियम, 22 है टाइटेनियम ना, और 23 है वेनेडियम, 24 है क्रोमियम, 25 है मैग्नीज, 26 है आयरन ना, 27 है कोबाल्ट, 28 है निकेल, और 29 है कापर, 30 है जिंक। ये एलिमेंट है, राइट ना? यस सर। आप ये 10 एलिमेंट बीच में रखे गए हैं, इन्हें कहते हैं संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। अब बताइए संक्रमण के तत्व क्यों कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। हमारे डीएलएड में एक तो कापी आई थी जिसमें के लिए नहीं, रंगीन है तो क्लोरीन है, हाइड्रोजन भी रंगीन होते हैं। क्लोरस हरे पीले रंग की गैस है, ब्रोमस ब्राउनिश कलर की गैस है। कलर की बात मत करिए, संक्रमण की बात करिए। संक्रमण को ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है समझते हैं? ट्रांजिशन संक्रमण जैसे कहते हैं हमको यार ये इस चीज़ का इन्फेक्शन हो गया, उस इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? हिंदी क्या होती है? संक्रमण। तो उसका मतलब क्या है? WBC आपका पैथोजन आया, आपकी बॉडी से लड़ रहा है, WBC से फाइट हो रही है ना। जब फाइटिंग की स्टेज इंटरमीडिएट स्टेज आती है, अब तुम बीमार पड़ने वाले हो, अब तुम्हारी WBC हारने वाली है, वो मिड स्टेज है ना, आप कहते हैं आप संक्रमण के दौर से गुजर रहे हो। अब या तो WBC आपको मार के भगा देंगे उस पैथोजन को, अगर डिफीट हो गई तो उस रोग से आप ग्रसित हो जाएंगे, उनके लिए आपको लेनी पड़ेगी दवाई, है ना। तो वो इंटरमीडिएट स्टेज कहलाती है संक्रमण। तो हमारे यहाँ डीएलएड में कापी आई थी, उसमें लिखा था, पता नहीं कि प्राइवेट कॉलेज कापी थी, संक्रमण तत्व ये बहुत बड़ी संक्रामक बीमारी फैलाते हैं, है ना, ऐसा वैसा, और ये बहुत डेंजरस होते हैं, है ना। तो मतलब कि अजीब अजीब सी कापियाँ। और एक स्कूटनी में कापी आई थी, उसमें आया था कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी, स्कूटनी में आई थी, है ना। तो मैं मेरे सामने कापी है, तो मैं लिखा था लाला लाजपत राय की मृत्यु ट्रेन में भूत देखने का। ऐसे ऐसे वाक्य आ जाते हैं ना। तो ऐसे ऐसे मार के हमने कहा इसको टीचर अगर ये 2 नंबर ज़्यादा है ना, इसको 2 नंबर और घटा दे, है ना। तो अगर ये ज़्यादा पा रहा है, स्कूटी में डाल रहा था, उसने कोर्ट केस किया हुआ था। हमने कहा बताइए इस बेस पे एग्जामिनर के ऊपर चैलेंज कर रहा है कि हमारी कापी आपने गलत जाना चाहिए, है ना। तो हमने कहा इसको 2 नंबर और घटा दो बल्कि, और फिर इसका चैलेंज स्वीकार करते हैं, है ना। ऐसे ऐसे तो ये जो संक्रमण होते हैं, एक्चुअली बता दूं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बिल्कुल बीच वाले हैं। क्यों? इनकी प्रॉपर्टी एस ब्लॉक से भी कुछ मिलती है और पी ब्लॉक से, मध्यस्थ गुणों वाले हैं, है ना, बीच के गुणों वाले हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? दे आर ट्रांजिशन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, है ना। इसीलिए मध्य गुणों वाले हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? ये क्या है? संक्रमण तत्व है ना। और भी कहा जाता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जिनका डी ऑर्बिटल पार्शियल फिल्ड होता है। पार्शियल फिल्ड का मतलब आंशिक रूप से भरा हुआ, पूरी तरह भरा हुआ न हो। अब जैसे तो उसमें सवाल ये आता है कि बताइए जिंक में तो 3d10 पूरा भरा होता है, D10, तो फिर इसे ट्रांजिशन क्यों माना जाता है? ये एक्सेप्शनल केस है, लेकिन डी ब्लॉक तो है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है वो उस ब्लॉक का तो रहेगा ना। तो इसीलिए कापर के बाद ये है, लेकिन ये प्योर, आप इसे प्योर ट्रांजिशन एलिमेंट है ये जरूरी नहीं, लेकिन मास ऑफ एलिमेंट कापर तक पूरे के पूरे क्या है? ट्रांजिशन। क्योंकि उसका क्या होता है? 3d9 4s1, आपने कापर का अपवाद पढ़ा हो आहबानी रूल से, 3d9 4s1 ना। अब यहाँ देखिए बोरबरी का फोर्थ कैसे फल होता है? 2 8। अब यहाँ पर हम 8 करते, यहाँ पे 3 कर देते तो क्या गलत हो जाता? बताइए, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। हम इसको 2 8 8 3 क्यों ना बोले? बताइए 3 क्यों नहीं रहा? क्या कुछ गलत हो रहा है? हमने गलत किया या सही है? गलत किया। बोरबरी का चौथा नियम जो लिखवाया पढ़िए जरा। आओ, किसी तत्व की लिखा है ना, अरे तीसरा ही समझिए। एक को मैंने ऐसे बता दिया था कि अस्थायी हो जाने के बाद फिर से शुरू हो जाता है।
लिखा है कि बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसकी जस्ट पहले वाली कक्षा पूरी की पूरी भर न जाए। आप बताइए, जस्ट पहले वाली कक्षा ये 3 है, ये 8 भरा हुआ है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। क्यों? तीसरे कोर्स की क्षमता कितनी है? 18। जब ये 18 कंप्लीट नहीं है तो कैसे इसमें 2 से ज़्यादा बढ़ा दिया, है ना? इसका मतलब अब क्या करना पड़ेगा, इसमें डाल दीजिए 2 और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन बैक कर दीजिए, है ना? क्यों? ये क्या हो जाएगा 2892, क्या हो जाएगा? समझ रहे हैं? अब दोनों सेल इनकम्प्लीट हैं। अब कह लीजिए, देखिए अब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इनके बाहरी 2 कक्षाएं पूर्ण होती है, ना तो ये पूरी अपनी क्षमता के अनुसार भरी है, ना तो ये, है ना? अच्छा बताइए, अब 2 से ज्यादा कब तक बढ़ा नहीं सकते? जब तक इसमें 18 हो नहीं जाते। क्यों बताइए? 80 एलिमेंट जब तक हो नहीं जाएंगे, 80 एलिमेंट ये भर नहीं जाएंगे, तब तक 2 से ज्यादा आप रख नहीं सकते। अब देखिए इसी में अपवाद विवाद भी है और इसका अपवाद का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा जब आप एसपीडीएफ में करते हैं। जब कोई सेल आधा भरने वाला होता है या कोई सेल पूरा भरने वाला होता है ना, तो इनर ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को अपनी इसमें क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है और इसका हो जाता है 3d5 4s1 क्रोमियम का, और कॉपर का 3d10 4s1। ये आफवा नियम के करते हैं उल्लंघन। हाँ, डी में डी दोनों ही डी ब्लॉक एलिमेंट है। या तो कंडीशन है या तो सेल आधी भरी हो ऑर्बिटल तो मोर स्टेबल, या तो कंप्लीट फील्ड हो तो मोर स्टेबल, है ना? दोनों ही कंडीशन होती है स्टेबिलिटी के लिए। तो ये आधी भरने वाली होती है, जैसे 3d4 4s2 होना चाहिए, तो एक इससे खींच लेता है 3d5 हो जाता है और ये 4s1 हो जाता है ना, स्टेबिलिटी के लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कैसे फिलिंग करते हैं, यहाँ देखिए बता दीजिए 2 8 10 2 वैनेडियम 2 8 11 2। अब यहाँ देखिए इसे क्या होना चाहिए था, 2 8 12 2 होना चाहिए था, है ना? लेकिन अभी इसको यहाँ तो नहीं, यहाँ पे अभी एक्सप्लेन हो जाएगा इसके नियम में क्यों ये है। यहाँ एक्चुअली हो जाता 2 8 13 1। यहाँ ये एक्सेप्शन है। आइए इस एक्सेप्शन को इस वाले स्पेशली एक्सेप्शन को एक्सप्लेन करते हैं आपा नियम से, जब डी ऑर्बिटल में भरते हैं ना। यहाँ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्लियर करना पॉसिबल नहीं होगा कि 13 कैसे स्थायी है ना, लेकिन कापर वाले केस वो भी हो जाएगा। देखिएगा मैग्नीज में 2 8 13 2, आयरन में 2 8 14 2, कोबाल्ट 2 8 15 2, निकिल 2 8 16 2, कापर फिर देखिए 2 8 17 2 होना चाहिए था, है ना? लेकिन अब ये सेल कंप्लीट फील्ड होने वाला है 18, क्यों? इसीलिए ये आउटर से एक ले लेता है और ये हो जाता है 18 और ये हो जाता है 1 और इसका 2 8 18 2। अब देखिए जैसे ही 30 के बाद 31 शुरू होता है गैलियम, 32 होता है जर्मेनियम, 33 होता है आर्सेनिक, 34 होता है सेलेनियम। ये जब ये स्टार्ट होते हैं, आप बताइए कहाँ तक जाएगा? 36 तक जाएगा, क्रिप्टन तक। कहाँ तक जाएगा? ये देखिए 35 ब्रोमीन, 36 क्रिप्टन। यहाँ देखिए क्रिप्टन 36 इनर्ट गैस है ना? तो यहाँ देखिए गैलियम 2 8 18। अब बताइए आप बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते? आप बढ़ा सकते हैं। इनर सेल क्या हो गया? कंप्लीट। आप बढ़ा के कहाँ तक रख सकते हैं? 8 तक। कहाँ तक? ये देखिए 3 हो गया। जर्मेनियम 2 8 18 4 ना, इसका 2 8 18 5, 2 8 18 6, 2 8 18 7 हेलोजन मिल गया। हेलोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। क्रिप्टन ये देखिए इनर्ट गैस मिल गई 2 8 18 और 8। अच्छा अब बताइए अब क्या होगा? मान लीजिए 37वां एलिमेंट आता है तो किस ब्लॉक का होगा, कहाँ जाएगा वो? अब यस ब्लॉक फिर से शुरू हो जाएगा, रुबिडियम आएगा 37।
है ना, स्ट्रॉन्शियम आएगा 38। फिर 39 से वही कंडीशन हो जाएगी ये डी ब्लॉक एलिमेंट वाली, है ना। फिर 2-2 सेल इनकम्प्लीट होते जाएंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर 8 हो गया। अब इसके बाद 1 2 एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना। अगर हम कह दें कि बताइए लेड का 82 है, इसका आप इसका करके दिखाइए, तो क्या कैसे भरेंगे बताइए। 2 8 18 32, अब तो बड़ा एटॉमिक नंबर का है, आप तो इधर तो भरते चले जाएंगे ना। अब देखिए 2 8 18 32 18 और बताइए क्या आप इसमें 20-25 डाल दें, या तो 8 स्टेबल होगा या 18 स्टेबल होगा इनर सेल ना। इनर सेल में लिखवाया भी है कि जस्ट अंदर वाली कक्षा में 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। जरा काउंट कर लीजिए कितने हुए, 10 28 2 30 30 60 70 78 78 हो गए। 78 और 4 क्या हो गया, 82 हो गया। इसका मतलब लेड भी कार्बन फैमिली का एलिमेंट है। किस फैमिली का एलिमेंट है, ये देखिए कार्बन आ रहा है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, है ना। तो बहुत जो एक्सेप्शनल केस जो बोरबरी लॉ फॉलो होता है, अब इनके सेल की सहायता से हम ये जो पीरियोडिक टेबल में ये दिखा है कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप यहाँ है, फिर थर्ड इधर से शुरू होता है ना, और फिर इसको ए और बी में डिवाइड किया गया है, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, 0 ग्रुप ना। तो इसी क्लासिफिकेशन से उसको निकालते हैं, फाइंडिंग पीरियड एंड ग्रुप, है ना। तो ये आप चाहे तो उतार लीजिए और मैं अभी निकलवा देता हूँ ग्रुप और आवर, ये सब सारी बेसिक चीज़ें हैं, अगर नहीं पढ़े हो तो निकालना सीख लें, ठीक है। आवर हेडिंग भी डाल लीजिए, आवर और वर्क ज्ञात करना। हाँ बेटा, आवर और वर्क, फाइंडिंग पीरियड एंड ग्रुप। आवर और वर्ग ज्ञात करना। पहला आवर देखिए जरा, अच्छा बताइए, कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बताइए। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अर्थ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सेल और सब सेल। क्यों, इलेक्ट्रॉनों का वितरण किसमें करना। अच्छा, सेल और सब सेल में क्या अंतर है, सेल क्या होता है और सब सेल क्या होता है बताइए। सेल सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, सर्कुलर वृत्ताकार मार्ग नाभिक के बाहर पाया जाने वाला वृत्ताकार सर्कुलर पाथ, जिसमें हम एज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सर्कुलेट करता है, उसे क्या कहते हैं, सेल, है ना। अब आते हैं जैसे ऑर्बिट इंग्लिश में क्या, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होते हैं, वृत्त और गोले में अंतर जानते हैं, सर्किल और स्फीयर में क्या अंतर है। हाँ बताओ बताओ। बॉल जैसी होती है उसे कहते हैं गोला, बॉल जैसा होता है। हाँ, और वृत्त का मतलब होता है और उसे मतलब जैसे वो भी तो गोला ही होता है यार। सर्कल यस, हाँ सर्किल, हाँ वो देखिए अंदर बात। 2D और 3D में क्या अंतर होता है। सर 2D एक ही सरफेस पे आ जा, एक ही प्लेन। नहीं, मैं फुटबॉल को उठा के अगर इनकी कापी पे रख दूँ तो ये क्या है, 2D है 3D है, 3D है। 3D क्यों कह रहे हैं, एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। हाँ मतलब उसकी शैडो बनेगी, क्या बनेगी उसकी, ये देखिए जैसे हाथ की ये शैडो बन रही है इस पे ना। अगर वही अंतर है साइज बढ़े, वही अंतर है साइज एंड शेप में, है ना। साइज 2D होता है, या तो बड़ा या तो छोटा, अ शेप लाइक दैट। जैसे आप अंधेरे कमरे में कहीं गुजर रहे हो, आपकी परछाई दीवार पड़ रही है, तो दूसरे आदमी को लगेगा आपको पहचान नहीं रहा, लेकिन कहेगा मानव जैसा कोई जा रहा है ना, या एनिमल जैसा जा रहा है ना। यानी उसकी 3D की बात करते उसकी परछाई बन रही है ना।
अगर मेरे हाथ की परछाई बन रही है 3 डायमेंशन है ना। अब वृत्त क्या है, जस्ट ऐसे सेंटर लिया और निश्चित दूरी लेकर के ऐसे इस पे खींच दिया है ना, तो उसकी कोई शैडो नहीं है ना। तो ये चीज है, तो वही चीज है कि यहाँ पर हम बात करें साइज और शेप की और इसकी, तो जो ऑर्बिटल है उसको कहा जाता है 3 डायमेंशनल एरिया अराउंड द न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जहाँ क्या होती है 3 डायमेंशनल एरिया अराउंड द न्यूक्लियस, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी हो सकते हैं है ना। अब बाद एक और मॉडल दिया गया था, अभी तक 11 तक सोमरफील्ड मॉडल डोमिनेंट रहा है ना। आपने पढ़ा होगा एटॉमिक मॉडल, पहले थे थॉमसन का मॉडल था वाटरमेलन मॉडल है ना। वो कहते थे इलेक्ट्रॉन ऐसे जैसे तरबूज आधा कटा हुआ तरबूज दिखाई दे रहा है और इलेक्ट्रॉन ऐसे धंसे हैं जैसे कि तरबूज के अंदर है ना। तो वहाँ न्यूक्लियस की बात नहीं करते थे वो, कुछ नहीं। उनका कुछ दिन बाद रदरफोर्ड ने 1911 में एक्सपेरिमेंट किया कि नहीं अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट प्रयोग क्यों किया, क्यों है ना। उसमें कहा था कि जो मास है एटम का वो निश्चित एरिया में बंद है ना, और जिसे बहुत सारे अल्फा कण पार निकल गए, रिफ्लेक्ट हो गए ना, ये सब जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने न्यूक्लियस खोजा, न्यूक्लियस की खोज किया है ना। तो उसके बाद भी एक मॉडल सोमरफील्ड कहते थे, जब उनकी बात आई ये इनके मॉडल के में कोषों की बात करते थे। इनके जब ऑब्जेक्शन लगा, मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, कई लोग थे, डी ब्रॉगली थे, ऑब्जेक्शन किया कि ऐसा नहीं है। अब जो लेटेस्ट मॉडल आया था एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल आया है ना। जिस तरह आसमान में बादल कहीं कहीं ज़्यादा इकट्ठा दिखते हैं, कहीं कहीं आसमान खाली होता है, इसीलिए तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल कहा गया कि कहीं पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना हो भी सकती है और नहीं हो सकती है ना। और जिस प्लेन पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है नोडल प्लेन, ये पढ़ाया गया है n-l-1 से नोडल प्लेन निकालते हैं, एंगुलर और रेडियल नोडल प्लेन होते हैं है ना। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की जरूरत है, अब लेक्चरों में कितना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो गया। आप लिखेंगे फाइंडिंग पीरियड एंड ग्रुप। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय जितने कोषों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय जितने कोषों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं वही उसकी आवर्त संख्या होती है, वही उसकी आवर्त संख्या। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय जितने कोषों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं, जितने कोषों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं वही उसकी आवर्त संख्या होती है। टोटल नंबर ऑफ सेल इन्वॉल्व इन, टोटल नंबर ऑफ सेल SHELL है ना, ये लिखिएगा, एक CLL वाला होता है कोश क्या, क्यों। टोटल नंबर ऑफ सेल इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड पीरियड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, डिसाइड द पीरियड। कितने कोष, जैसे देखिए हाइड्रोजन आप कहते हैं प्रथम आवर्त का तत्व है, क्यों। पहला आवर्त क्या होते हैं, ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं ऐसे ऐसे ना, आपको पता होगा पीरियड टेबल 7 पीरियड में डिवाइड है, क्यों 7 पीरियड में। अब हाइड्रोजन क्या हो गया, फर्स्ट आवर्त का तत्व हो गया, प्रथम आवर्त का फर्स्ट पीरियड, ये भी फर्स्ट पीरियड। ये देखिए 2 सेल में इलेक्ट्रॉन गया, सेकंड पीरियड। ये देखिए ये सब किसके पीरियड के हैं बताइए, सेकंड पीरियड के हैं ना। और बताइए थर्ड पीरियड आपका स्टार्ट हो गया, यहाँ से देखिए ये 4th पीरियड स्टार्ट हो गया, क्यों। चौथा है ना, 4 सेल भरे हैं, देखिए 1 2 3 4 है ना। अगर कहते हैं कैल्शियम किस आवर्त का तत्व है, चौथे है ना। अगर कहते हैं आयरन का आवर्त बताइए, आयरन यहाँ देखिए दिस 4 भरे हैं, आप पेड़ टेबल घर में लगा लीजिएगा, देखिएगा चौथे आवर्त के सामने देखिएगा आयरन आपको, है ना। अब कहते हैं ब्रोमीन किस आवर्त का है, 2 8 18 आवर्त की बात कर रहा हूँ, चौथे आवर्त का, इस आवर्त का है ना।
आवर तो ऐसे जैसे भरा तुरंत दिख जाता है ऐसे, ये पीरियड है इसका। लेकिन ग्रुप कैसे निकालते हैं, ग्रुप में और भी नियम है। अब देखिएगा, फाइंडिंग द ग्रुप, आवर वर्ग ज्ञात करना, वर्ग ज्ञात करना। जब किसी तत्व की बाहरी कक्षा में, जब किसी तत्व की बाहरी कक्षा में 1 से 7 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं, 1 से 7 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं, तो वही उसकी वर्ग संख्या होती है। When the element contain 1 to 7 इलेक्ट्रॉन, वही उसकी वर्ग संख्या होती है। When any element contain 1 to 7 electron, then these electrons are their groups। 1 से 7 तक जैसे बताइए आप, और ग्रुप को रोमन अंक में लिखा जाता है, फर्स्ट सेकंड रोमन में ना। अब यहाँ देखिए, जैसे हाइड्रोजन कहते हैं किस पीरियड का है और किस जो है ग्रुप का है ना, दोनों में। तो हाइड्रोजन कहेंगे फर्स्ट, अब ए और बी अभी बताएंगे, ए कब कहेंगे बी कब कहेंगे। अभी हम इसको फर्स्ट ए कह रहे हैं, है ना, फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है। लिथियम कहें, बताइए किस ग्रुप का है, बताइए। सेकंड, सेकंड नहीं है, सेकंड तो इसका पीरियड हुआ। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखिए, हमने कहा बाहरी कोश में 1 से 7 तक होंगे, तो वही उसका ग्रुप बन जाएगा। इसके बाहरी कोश में कितने हैं, ये भी फर्स्ट ग्रुप का है ना, फर्स्ट ए का है। ये किस ग्रुप का है, सेकंड ए, थर्ड, फोर्थ, है ना, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ तक। आप कहते हैं फ्लोरीन किस ग्रुप का है, सेवंथ ए, ऐसे रोमन अंक में लिखेंगे आप, है ना। अब बी को कैसे अलग करेंगे अभी आप देखिएगा, अब आगे आएगा। सेकंड पॉइंट लिखिए, यदि किसी तत्व की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, किसी तत्व की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, या पहला ही कोष अंतिम कोष हो, पहला ही कोष अंतिम कोष हो और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, पहला ही कोष अंतिम कोष हो और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसकी वर्ग संख्या 0 होती है, उसकी वर्ग संख्या 0 होती है। लेकिन इफ एनी एटम कंटेन 2 or 8 electron, 2 or 8 electron in their outermost orbit, in their 2 or 8 electron in their outermost orbit, these elements belongs to 0 group। वर्ग संख्या क्या होती है, हमने क्या कहा, ओनली जिसका कोष, बस एक कंडीशन क्या है, पहला ही कोष लास्ट हो जाए। जैसे हीलियम, क्या इसकी बात कर रहा हूं मैं, हीलियम, हीलियम का ग्रुप क्या होगा, 0। अब बात है इन्हें 0 क्यों कहा गया भाई, इधर 2 है, इधर क्यों नहीं रखा गया इसको, है ना। हीलियम इधर टंगा हुआ दिखाई देता है पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पे नियान, फिर आर्गन, ट्रिपल, हाँ हाँ विवादित है, हाइड्रोजन का स्थान में विवादित है, आवारा हाइड्रोजन माना जाता है ना। ना तो यहाँ है ना वहाँ है, इनकी जितनी प्रॉपर्टी इधर से नहीं मिलती उससे ज़्यादा कहीं हैलोजनों से मिलती है। देखिए हाइड्रोजन एक क्या है, गैस है, उसी तरह क्लोरीन ब्रोमीन की क्या है, गैस है। हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लेने का हीलियम जैसा बनने का प्रयास करता है, उसी प्रकार ये सब भी हैलोजन भी इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, लेती हैं। बट अब जो पीरियोडिक टेबल आपकी बनी है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये माना गया। बाद में मोज़ले साहब ने एटॉमिक नंबर पे किया ना, बाद में जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आई वो उसका बेसिक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, SPDF में, है ना। तो वो कहता है जैसे हाइड्रोजन का 1s1 देख रहे हैं ना पहला, इसीलिए इसे S लॉक का माना जाता है और इधर रखा गया है।
है ना। अगर केवल प्रॉपर्टी की बेस पे अगर करते तब तो उसे हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा गुण प्रॉपर्टी किससे मिलती है, हैलोजन से। इसीलिए आप कहा जाता है कि पीरियोडिक टेबल में आज भी इसका स्थान हाइड्रोजन का डिस्प्यूटेड है, विवादित है ना। ऐसे हीलियम बात ये जीरो, भाई यहाँ से फर्स्ट स्टार्ट हो रहा था तो फर्स्ट के पहले जीरो न करते, जीरो वाले इधर क्यों नहीं है ना। तो कई एजम्पशन है, कई एक्सेप्शन है पीरियोडिक टेबल के। ये जो जीरो ग्रुप के एलिमेंट है ना, ये बाद में बहुत खोजे गए हैं, इनर्ट गैसेज बाद में खोजी गई है। 60 एलिमेंट तक तो मिडल साहब के समय थे। ये दो भाई थे रैले और रैमजे, इन्होंने आर्गन, क्रिप्टन, जिनान, रेडान खोज डार्विन ने किया था। और हीलियम सूर्य ग्रहण के समय एक बार बहुत तेज जो सूर्य ग्रहण कंप्लीट जो सोलर इक्लिप्स था उस दौरान इसकी रेड पट्टियाँ लाइनें मिली थी उसके स्पेक्ट्रम में, सूर्य के स्पेक्ट्रम में उस समय, तो वहाँ पे हीलियम की खोज हुई है ना। ये सब बाद वाले हैं, इसीलिए बाद में इनके लिए अलग से ग्रुप जोड़ना पड़ा, रेले और रैमजे। हाँ बहुत सारी दोनों का मतलब बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन था। कोकोनट चारकोल पर एब्जॉर्ब कराया उन्होंने। आप सोचिए कि कितना कठिन रहा होगा, क्योंकि 1% में ही भाई 78 तो कवर कर लेती है हमारी नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% बचा। अब इसमें 0.3% है CO2 का, जिसका लेवल बढ़ता जा रहा है, इसमें ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन आ गई है ना। बताइए अब इतना जितना अब 1% से घटा दीजिए 0.7 में सारी इनर्ट गैसेज और भी स्टार एलिमेंट्स हैं गैस। सोचिए कि इन सभी गैसों की दो भाइयों का उन्हीं को सही जाता है, केवल रेडान को छोड़कर, रेडान को डार्विन ने किया था। रेडान का उपयोग कैंसर रोग के निदान में करते हैं, है ना। कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं कैंसर रोग भगाने में, है ना। कैंसर भी आज भी 50% बाद लाइलाज बीमारी मानी जाती है। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल इज नोन एज कैंसर। जब सेल एबनॉर्मल ग्रोथ करने लगती है और गांठ बन जाती है, मेलिगेंट ट्यूमर कहते हैं, और ऐसे फूल के बड़ी हो जाती है ना, जैसे गोभी फूल जैसी, तो उसको मेलिगेंट स्टेज में कहते हैं। अगर उस स्टेज में आ गया तो कोई सिकाई, कोई रेडियोथेरेपी आपको बचा नहीं पाएगी। वो एक्चुअली क्या है ना, जैसे आपने ह्यूगो ड्यूबीस का सिद्धांत सुना होगा, बीजमैन का सिद्धांत बायोलॉजी पढ़ा है, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन थ्योरी। जीन्स की संरचना में अचानक हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन ना। जीन्स की संरचना जो ATGC का क्रम है ना, अगर ये किसी रेडिएशन से या किसी वजह से बदल गया, भाई अल्ट्रावायलेट रेज भी तो आपका उसमें आती है, एब्जॉर्ब हो जाती है उस पर, है ना। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहीं आप प्रभाव में आ गए तो बताइए आपकी जीन्स की संरचना, वो ATGC का जो क्रम है ना, वो चेंज कर देगा। और आपको पता है सिकल सेल एनीमिया एक रोग होता है, आपके जो ब्लड होता है हाशियाकार ऐसे हो जाता है ना। RH पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर सुना होगा, रईसस बंदर में खोजा गया था। आज भी चेक कराया जाता है, RH पॉजिटिव RH नेगेटिव का शादियाँ नहीं होती है ना, नहीं तो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस रोग हो जाता है, गर्भ में ही बच्चा मर जाता है ना। तो सब सारी चीज़ें बायोलॉजी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं और पढ़ने की चीज़ें हैं, है ना। हर चीज़ अब तो बड़ा वो है लिगेंड जेनेटिक इंजीनियरिंग है, आप लोग उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग हाँ जीन एमएनसी जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें DNA लाइगेज रिस्ट्रक्शन एंजाइम उनकी बात करता है ना। प्लाज्मिड, है ना, प्लाज्मिड नाम सुना है ना, क्या करते हैं प्लाज्मिड। जैसे डैमेज सेल है हमारी, वहाँ से काट करके निकाल दीजिए, प्लाज्मिड वेक्टर और क्लोनिंग वेक्टर होते हैं, वो इंट्रोड्यूस करते हैं जीन्स को, नए जीन्स को, कोशिका को स्वस्थ कर देते हैं, है ना। और फिर DNA लाइगेज उनको जोड़ने का काम करता है ना। और रिस्ट्रक्शन एंजाइम कैंची की तरह काम करता है, बॉडी में काट देता है DNA फ्रेगमेंट को, है ना। तो बायोलॉजी यहाँ कौन पढ़ा रहा है, बायो कौन पढ़ा रहा है, क्या शुरू किए हैं, ठीक। तो हम बात कर रहे थे, इनको 0 ग्रुप दे दिया गया 2 और 8 इलेक्ट्रॉन वालों को, नहीं आज ये रूल खत्म कर दिए। नेक्स्ट रूल लिखिएगा, जब किसी तत्व की वाह्यतम 2 कक्षाएं अपूर्ण हो, जब किसी तत्व की वाह्यतम 2 कक्षाएं अपूर्ण हो, if 2 cells are incompleted, वाह्यतम 2 कक्षाएं अपूर्ण हो तो दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़कर
दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़कर उसमें 8 घटा देते हैं, उसमें 8 घटा देते हैं। एंड देन ऐड दीज टू सेल इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा, these 2 cell are incompleted, then add this electron and subtract by 8, दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़कर 8 घटा देते हैं, वही उसका वर्ग होता है, वही उसका वर्ग होता है। अगर 2 सेल इनकम्प्लीट है, कहने का मतलब समझिए, 2 सेल इनकम्प्लीट है तो दोनों के इलेक्ट्रॉन को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और 8 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो वही उसका क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, है ना। अब बात करेंगे ए और बी। जैसे अब यही से स्कैंडियम से शुरू हो जाता है, 2891 है स्कैंडियम। अगर इसका हमको आवर तो निकाल लिए, पीरियड 4 है ना। अगर इसका ग्रुप फाइंड आउट करना है ना, तो बताइए, ये 2 सेल इनकम्प्लीट हैं, इनकम्प्लीट है दोनों ना। अरे ये 2 था ना, ये देखिए 21 होता है ना, 19 21, तो ये बताइए 21, यहाँ देखिए 2 सेल 11 हो गया, 9 से 11 हो गया, 11 माइनस 8 थर्ड आया, तो इसका मतलब ये क्या है बताइए, थर्ड ग्रुप का है। किस ग्रुप का है बताइए। अब जितना डी ब्लॉक एलिमेंट है इसको बी सब ग्रुप दिया गया है, बी, ये थर्ड बी का है, ठीक है ना। अब इसको थर्ड बी निकाल लीजिए, फर्दर एक्सप्लेन और अच्छे से कर देंगे और एग्जाम्पल के साथ। अभी कोई टीचर यहाँ खड़े हैं, किसकी क्लास है, भाई की है, कल फिर बेटा एक ग्रुप आप बना लीजिए, ग्रुप बना लीजिए, है ना, और जोड़ लीजिए, तो उसमें डिस्कशन, या तो अगर आप एक ग्रुप नहीं रहना चाहते, बॉयज का बना लीजिए, गर्ल्स का बना लीजिए, है ना। उसमें बीच बीच में डिस्कशन में कोई भी टॉपिक के अलग से आप कुछ जानना चाहते हैं तो ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है। हाँ मैडम, इसमें जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उन्हीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे। हाँ किसी टॉपिक का क्या कल है, क्या रखा गया है, दे दीजिए, कोई बात नहीं। अभी कोई टेस्ट में कम नंबर ना आते, अभी तो शुरुआत है ना। अभी ये मत करिए कि आपको किया जाएगा, है ना। टेस्ट बस टेस्ट की तरह दीजिए।